अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इन सब में जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं और नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम है, हमने उनके नेम बताने हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में और इन प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। पहले हम लोग ये वाली प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन ये वाली प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ दिखती है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की। एडिटिव भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास और मल्टीप्लिकेशन में भी होती हैं, ठीक है। तो मैंने सामने सामने लिख के आप लोगों को बताया ताकि आप लोग इसका कंपैरिजन करके ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर्स ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए और बी, ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। ए और बी ये दोनों बिलोंग्स करते हैं, अगर इन दोनों का ताल्लुक है रियल नंबर से, तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ ए, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेती हूँ, एक 3 ले लेती हूँ और दूसरा नंबर मैं 4 ले लेती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि ये नंबर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। और फिर जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी 3 + 4 को, तो वो मेरे पास आएगा 7। और 7 भी किससे बिलोंग कर है? रियल नंबर से। डैट मीन्स कि ये 3 और 4 जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में जब होगा तो बस प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा कि अगर ए और बी दोनों नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन बड़े क्लास पे लगाना कंपलसरी नहीं होता, आप ए और बी लिखेंगे, इसका भी यही मतलब है कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी एग्जांपल से कर लेते हैं इसको कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ए लेती हूँ कोई भी नंबर, जैसे 3 है, और बी जो है अगेन 4 ही ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 है, और ये दोनों नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, मतलब ये दोनों रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करवा दूँ, 3 × 2 भी करवा दूँ, तो तब भी ये आएगा 6, जो कि क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये 2 और 3 भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्लियर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो नंबर्स लें और वो दोनों नंबर्स आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हों, तो जब आप उनको ऐड करवाएं तो उसका आंसर भी रियल नंबर से बिलोंग करे, तो वो हो जाएगी क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर भी रियल नंबर से बिलोंग करता हो, तो वो हो जाएगी क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a + b = b + a। डैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों और हम उनको आगे पीछे करके उनकी पोजीशन चेंज करके लिख दें, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोनों का इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को ले लेती हूँ 1 और बी ले लेती हूँ मैं एक नंबर 2, और यहाँ पे पहले मैंने बी लिया था 2, तो 2 लिख दूँगी पहले, और 1 जो ए लिया था वो लिख दूँगी बाद में। इन दोनों को जब ऐड करूँगी तो ये आएगा 3, और इन दोनों को भी जब ऐड करूँगी ये भी आएगा 3। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 और 2 भी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह जब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आती है तो इसको भी हम सेम उसी तरह करेंगे कि ए और बी दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, और उनका आंसर इक्वल होगा जब हम उन नंबर्स को चेंज करके उनकी पोजीशन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ और यहाँ पे बी की जगह 2 लेती हूँ, और यहाँ पे बी 2 है और ए जो है 1 है, वो नंबर्स तो वही है मेरे पास 1 और 2, मैंने बस क्या किया है कि इनकी मैंने पोजिशन चेंज कर दी हैं। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 1 × 2 होगा, इक्वल्स ये भी 2 1 × 2 होगा, तो इनका भी आंसर इक्वल आए। इसका भी ये मतलब हो गया कि ये जो 1 और 2 हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ये जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस होकर कर रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले तो आपने ये याद रखना है कि इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, ए बी और सी। अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका सिंपल है कि ये ए बी सी है, ये भी यहाँ पे भी ए बी और सी है। बस डिफरेंस इसमें क्या आता है कि एक दफ़ा ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे 2 नंबर्स में लगती है और एक दफ़ा ब्रैकेट इधर वाले 2 नंबर्स में लग जाती है। और ये आप चाहें तो आप पहले ए और बी पे लगा लें और फिर यहाँ बी और सी में लगा लें, इससे डिफरेंस नहीं आता। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन उसके बाद बाहर वाले नंबर से प्लस करना है। यहाँ पे भी सेम है कि पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, उसके बाद बाहर वाला नंबर प्लस होगा। तो अगर इस तरह से प्लस करके पहले इनको प्लस करें और फिर इसमें ऐड करें और फिर पहले इनको प्लस करें और देन बाहर वाले के साथ ऐड करें, आंसर सेम आता है,
तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे भी हम ए बी और सी कोई नंबर्स ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। ए में 1 ले लेती हूँ, बी में 2 ले लेती हूँ और सी में 3 ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए में 1 ले लेती हूँ, बी में 2 ले लेती हूँ और सी में ले लेती हूँ 3 और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ए और बी में लगा दी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, 2 + 3 मेरे पास हो जाएगा 5, 5 + 1 ये हो जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 + 2 हो जाएगा 3 और 3 + 3 इज टू 6। तो ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाए तब भी वैल्यूज इस तरह से लिखी हों बगैर किसी साइन के, तो इसका यही मतलब होता है कि वो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्रॉपर्टी सेम है, बस यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, प्लस नहीं है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई है। यहाँ पे इधर ब्रैकेट है, इधर पहले 2 में ब्रैकेट है। नंबर्स हम वही ले लेते हैं 1, यहाँ पे मैं 2 × 3 लिख देती हूँ, यहाँ पे 1 × 2 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई ना भी लगाएं सिंपल 3 लिखते हैं, एक ही बात होती है। 1 2 3 टाइम्स 6 आ गया इज इक्वल्स टू 1 2 टाइम्स 2 हो गया और यहाँ पे आगे 3 आ गया मल्टीप्लाई में 2 3 टाइम्स 6 और 6 1 ज़ा 6, ये भी दोनों इक्वल आ गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये तीनों नंबर जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ इस साइड पे चल रही हैं ये सारी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ये सारी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। क्लियर प्रॉपर्टी एडिशन की भी होती है, मल्टीप्लिकेशन की भी होती है, कम्यूटेटिव भी एडिशन की भी होती है, मल्टीप्लिकेशन की भी होती है। इसी तरह एसोसिएटिव भी मल्टीप्लिकेशन की भी होती है और एडिशन की भी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वो है आइडेंटिटी। ये हमारे पास एक बात आपने वैसे भी याद रखनी है कि ज़ीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है और जो हमारे पास 1 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी ऐसी वैल्यू को कहते हैं कि जब अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात की जाए तो मैं किसी भी नंबर में ज़ीरो को अगर ऐड करूँ तो मेरे पास अगेन वही वाला नंबर आ जाता है और ज़ीरो के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको मैं किसी भी नंबर में ऐड करूँ तो मेरे पास वही नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 में ज़ीरो ऐड करती हूँ तो आंसर मेरे पास 2 आ जाता है। अगर मैं 4 में ज़ीरो ऐड करती हूँ तो आंसर मेरे पास 4 आ जाता है। 1 में ज़ीरो ऐड करती हूँ तो आंसर मेरे पास 1 आ जाता है। तो ज़ीरो के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उसको किसी में भी ऐड किया जाए तो दोबारा आंसर वही आ जाए। तो इसलिए ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। देखिए यहाँ पे ए में मैंने ज़ीरो ऐड किया, ये जनरल टर्म दी हुई है मैंने, ए में ज़ीरो ऐड किया तो आंसर मेरे पास ए आ गया। इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको बोल के बताया कि 4 में अगर मैं ज़ीरो ऐड कर लूँगी तो आंसर अगेन 4 आएगा, 9 में ज़ीरो ऐड करूँगी तो आंसर अगेन 9 आएगा। तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर है वो जो ज़ीरो है कि उसको मैं किसी भी नंबर में ऐड करूं तो आंसर मेरे पास अगेन वही वाली टर्म आ जाए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर है कि अगर उसको मैं किसी में भी मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो आंसर अगेन वही आ जाए। यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं हो सकता था जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में था, क्योंकि ज़ीरो के साथ अगर मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर वही नंबर नहीं आएगा, आंसर ज़ीरो आएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए ऐसा नंबर चाहिए जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोबारा आपका वही वाला नंबर आ जाए। तो वो सिर्फ ऐसा नंबर सिर्फ हमारे पास 1 ही है। अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरे पास 3 आ जाता है। 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर 10 आ जाता है। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा आपका वही वाला नंबर आ जाएगा। जैसे अगर मैं 3 के साथ ही यहाँ पे लिख के भी दिखा दे तो आपको 1 को मल्टीप्लाई करते तो 3 आ जाता है, 9 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 आ सकता है, आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर दोबारा वही आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें और आंसर दोबारा वही नंबर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो ये दो बातें आपने वैसे भी याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनवर्स। अब इनवर्स आइडेंटिटी से ऑपोजिट है। ठीक है, इनवर्स में आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है 1 2 3 या यहाँ पे हम जनरल अगर नंबर की बात करें ए, तो ए में आपने ऐसा नंबर ऐड करवाना है कि आंसर आपका 0 आ जाए। 0 क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी 0 है। तो ए में आपने ऐसा नंबर ऐड करवाना है जिससे आंसर आपका 0 बन जाए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, तो 2 में मुझे ऐसा नंबर ऐड करवाना है कि आंसर मेरे पास 0 आना चाहिए। पहले तो हमने ऐसा नंबर ऐड करवाया था ना 0 जैसे कि आंसर वही नंबर है। अब हमने ऐसा नंबर ऐड करवाना है कि आंसर 0 है। तो 2 में मैं ऐड करवा ले तो अगर -2, तो 2 - 2 0 बन जाता है तो आंसर मेरा 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 2 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है? -2। ठीक है,
इसी तरह एक और नंबर मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ये लिखती हूँ -2 और मैंने -2 में अब एक ऐसा नंबर ऐड करवाना है कि जवाब मेरा ज़ीरो बने। तो -2 में मैं ऐड करवाती हूँ +2, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हुआ कि -2 का इन्वर्स, इन्वर्स वैसे भी कहते हैं उलट को, ठीक है। इन्वर्स क्या है मेरे पास 2 है, सही है। तो आपने अब ये बात याद रखनी है कि उलट, ठीक है। अगर आपके पास 2 है तो उसका आपसे कोई बंदा पूछे कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो आपने बोलना है -2। और अगर कोई पूछे कि -1 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो आपने बोलना है +1, क्योंकि -1 में +1 ही ऐड करेंगे तो आंसर 0 बनेगा। माइनस वाले टर्म्स के लिए प्लस वाले होते हैं और प्लस वाले टर्म्स के लिए माइनस वाले होते हैं। तो ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे आपका आंसर 0 आ जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे यहाँ पे हमारा आंसर 0 आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी भी 0 थी, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी भी 1 है। हमने ऐसा नंबर, क्योंकि यहाँ पे एडिटिव था तो प्लस की बात थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज चल रही हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात होगी। हमने ए के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर मेरे पास 1 है। जैसे इस ए के साथ अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करवा लूँ तो 1 तो आंसर नहीं आएगा, सिवाय इसके कि ये ए कैंसिल होकर 1 हो जाए। तो मैंने 1 बाय ए को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। इसी तरह अगर कोई मुझे बोले कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है तो मैं क्या बोलूँगी, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/7, क्योंकि 7 और 7 आपस में कैंसिल होकर पीछे सिर्फ क्या बच जाता है 1। अगर कोई मुझे बोले कि 1/2 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है तो मैं बोलूँगी सिंपल 2, क्योंकि फिर 2 और 2 ऐसे आपस में कैंसिल होंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर सिंपल टर्म हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ओवर वाला होता है, और अगर ओवर वाली टर्म हो, फ्रैक्शन में टर्म हो, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपल वैल्यू होती है, क्योंकि वो दोनों फिर आपस में कैंसिल आउट होके तो 1 हमारे पास आंसर रह जाता है। तो अब आपने ये आइडेंटिटी, बाकी प्रॉपर्टीज़ तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी और इन्वर्स में बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। आइडेंटिटी अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करें, एडिटिव आइडेंटिटी, तो आपके पास अगेन वही नंबर बन जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही नंबर आ जाए। इन्वर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर कि आप ऐड करें तो जवाब 0 बन जाए, और मल्टीप्लिकेटिव में ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 बन जाए। जवाब वही वाले नंबर ना आए, जवाब 0 और 1 आए तो इन्वर्स है, जवाब वही वाले नंबर आए, आंसर्स वही वाले नंबर आए तो आइडेंटिटी है। अब आते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे, बुक पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले हम लोग बाकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है a+4+b=a+4+b, अगर आप गौर करें तो ये तीनों टर्म्स एक जैसी हैं, a4b। तो आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ थी, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, जिसकी मैंने आपको कहा था कि दोनों साइड सेम होती हैं, जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस होता है। तो ये देख लें, सिमिलरली वैसी ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आप इसके आगे लिख लें, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सेकंड वाली देखें तो ये √2 √3 है, ये √3 √2 है, बीच में प्लस है। देखें पहले 2 और 3 प्लस हो रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 को पहले रखती है और 2 को बाद में रखती है, हो ये भी प्लस ही रहे हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है कि दोनों आपस में ऐड ही हो रहे हैं, लेकिन बस इनकी पोजिशन चेंज है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप इसको फुल लिख लीजिएगा। उसके बाद x - x=0, ये अभी अभी हमने ये बात रिपीट की थी कि x में किसी भी वैल्यू में ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर 0 बन जाए, तो वो क्या होता है, वो इन्वर्स होता है। तो ये कौन सा इन्वर्स है, ये प्लस माइनस की बात हो रही है तो ये एडिटिव इन्वर्स है। हमारे पास कौन सा इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है, आंसर 0 आए। अब यहाँ पे इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये वाली देख लेते हैं। 16 + 0 = 16। 16 में ऐसा नंबर ऐड किया है कि जवाब दोबारा वही नंबर आ गया। तो जवाब जब दोबारा वही नंबर आ जाए तो वो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। और प्लस की बात हो रही है तो एडिटिव आइडेंटिटी हो रही है ये। इसी तरह 100 × 1 = 100 है, तो 100 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया है कि आंसर दोबारा 100 आ गया, आंसर दोबारा वही आ गया। तो हमें पता है कि जब दोबारा आंसर वही आता है तो वो आइडेंटिटी होती है। और ये मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो वैल्यूज़ 3 है। पहली बात तो ये कि इसी से पता चल जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा ये कि 4 5 8 4 5 8 वैल्यूज़ भी सेम है।
तीसरी बात ये है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला है, वो एडिशन वाला था तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोल दिया था इसको। ये मल्टीप्लिकेशन वाला है तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोल देंगे। ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू को WRT लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू बी ए लिखा हुआ है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, बस इनकी पोजीशन चेंज कर दी हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके जी, अब जो हमारा एक पार्ट रह गया था, जो पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो मैंने आपको प्रॉपर्टी साथ इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ये एक ही प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसके 4 पार्ट्स कह लें एक तरह से हैं हमारे पास। तो इसको सेपरेटली समझते हैं और उसके बाद वो आपको मैं प्रॉपर्टी बताऊँगी। क्वेश्चन तो आपका एक ही है पार्ट तो, लेकिन ये चारों समझ लें और ये आगे फिर कहीं ना कहीं आपके यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो लिखा हुआ है A, B और C। इसको याद रखने का तरीका यही है कि आप इसको A, B और C याद रखें। पहली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी दोनों आपस में प्लस हो रही हैं। एक साइड अगर आपको समझ आ जाती है या याद हो जाती है तो दूसरी साइड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि A इस टर्म के साथ B के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, AB फिर प्लस, और उसके बाद A C के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस AC। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ये देखें कि ए जो है वो लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं फुल नहीं लिख रही, आप इसको फुल फॉर्म में कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ओवर एडिशन, और उसके बाद यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का ऐसे नेम है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्लस में और मल्टीप्लाई में होती हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन, लेकिन ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीप्लाई सब में होता है और ये एक दफ़ा एडिशन में होती है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में होती है, ठीक है। बाकी सब प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लाई में होती हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन होती हैं या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन सब में हो रहा होता है और इसमें कभी हमारे पास एडिशन आ जाता है और कभी हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाली इसकी देख लें। नेक्स्ट वाले में भी A B C है। अब एक दफ़ा C मल्टीप्लाई हो रहा था, एक दफ़ा A को C से मल्टीप्लाई किया और एक दफ़ा C जो है वो एक दफ़ा C A के साथ और एक दफ़ा C B के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस आ गया। अब ये भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे C जो है, जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है, वो आपकी राइट साइड पे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाकी सेम ही है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो हमारे पास है माइनस वाली, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम बोलेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब यहाँ पे एडिशन नहीं है, यहाँ पे क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन, तो ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए ए को बी से मल्टीप्लाई किया गया माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, यह वाली आप साइड्स याद कर लें तो आपको दूसरी साइड याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास वैसे ही आ जाती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखें ए बी और सी ही है, लेकिन यहाँ पे जो सी है वो राइट साइड पे, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म आपकी राइट साइड पे है, तो इसलिए एक दफ़ा ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक दफ़ा सी ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और एक दफ़ा सी बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब जब मैं इस प्रॉपर्टी को लिखूँगी तो सी राइट साइड पे है, तो मैं लिखूँगी कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक दफ़ा राइट वाली और एक दफ़ा लेफ़्ट वाली। राइट वाली भी दो है, प्लस में भी है और माइनस में भी है, और लेफ़्ट वाली भी दो है, एडिशन में भी है और सब्ट्रैक्शन में भी है। अब इस प्रॉपर्टी को देखते हैं जो हमारी बुक में मेंशन है। मैं यहाँ पे देखिए पार्ट 4 में है ए मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन साइन नहीं है, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। प्लस देख के ये तो समझ आ गया कि ये प्रॉपर्टी एडिशन वाली है। दूसरा ये कि ए जो है आपका लेफ्ट साइड पे, तो इससे ये मुराद हुई कि यहाँ पे ए जो है वो लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ्ट,
क्योंकि ए लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ए बी सी है और एक मल्टीप्लाई में और एक प्लस है। ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी का नेम है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताना हमने यही है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ इन क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दी है। इन क्वेश्चन में इन 6 पार्ट्स में तकरीबन 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज वही प्रॉपर्टीज़ जो इन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ समझाती जाती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में लिखा हुआ है -3 लेस देन -1 और आगे एम्प्लॉयज़ डेट का साइन लगा के लिखा हुआ है 0 लेस देन 2 कि -3 था हमारे पास और -1 था, और फिर इस पर कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया कि -3 0 हो गया और -1 जो है वो 2 बन गए। तो अगर हम सिर्फ इसी टर्म को देखें तो इसको देख के हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पीछे वो इन्वर्स और आइडेंटिटी पढ़ा है कि इन्वर्स में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए एडिटिव इन्वर्स में। तो -3 में ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया होगा कि हमारे पास 0 बन गया हो। तो -3 में हमने +3 को ऐड किया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये बात तो मुझे समझ आ गई कि -3 में क्या किया गया होगा, +3 किया गया होगा, इसी वजह से जो है यहाँ पे 0 बना है। बीच में लेस देन में ऐसे ही लगा दूंगी और उसके बाद ये, अच्छा एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने होते हैं इन क्वेश्चंस में। ये जो सॉल्व करके मैं आपको बता रही हूँ, जो एग्जांपल्स दे रही हूँ, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ पे अब इसके दूसरी तरफ देखिए -1 है, तो अगर यहाँ पे +3 है तो जो चीज़ एक तरफ होती है वही काम दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पे +3 यहाँ पे भी हम करके देखेंगे, तो -3 में यहाँ पे भी मैंने +3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मुझे समझ कैसे आई थी कि मैंने +3 लिखना है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे -3 था और -3 से ये बन रहा था 0, तो मतलब -3 में कोई ऐसी टर्म हमने ऐड की है जिससे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो -3 में डेफिनेटली +3 ही होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये बड़ी सिंपली हमें समझ आ जाता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ भी +3 कर दिया और यहाँ भी +3 कर दिया। अब देख लेते हैं कि क्या ये वाकई +3 करने से ये वाली टर्म बन जाती है हमारे पास। तो उसके बाद मैं -3 +3 करूँगी तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 3 माइनस किया तो 0 आ गया। आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर लें इसको। लेस देन और -1 और +3 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस किए तो 2 आ गया। तो 0 पे देखें और 2 से लेस ही है और ये वाली टर्म बन गई। मतलब इस टर्म में +3 को ऐड किया दोनों साइड पे, तो मेरे पास आंसर 0 और 2 बन गया। तो यहाँ पे मुझे दोनों साइड पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ रहा है, तो इस वजह से इस बेसिस पे इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसके पार्ट 2 की तरफ आइए। पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि ए जो है वो लेस देन है बी से, और 1/a जो है वो फिर ग्रेटर देन हो जाता है 1/b से। ठीक है, अच्छा इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, अच्छा पहले तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अभी तक ये कन्फ्यूजन होती है कि लेस देन का साइन कौन सा है और ग्रेटर देन का साइन कौन सा है। तो जब भी इस तरह की कन्फ्यूजन हो आपको, तो इतना याद रखिएगा कि L फॉर लेफ्ट होता है, तो जो आपके लेफ्ट साइड से ऐसे उसको उठाने से आपका हाथ से जो साइन बन रहा होता है वो आपका लेस देन के लिए होता है, क्योंकि L फॉर लेस एंड L फॉर लेफ्ट। और जो आपके राइट हैंड से आपका ऐसे बनता है निशान, अगर आप फिंगर्स को जोड़ें और थंब को सीधा करें, स्ट्रेट करें, तो वो जो आपका बनता है निशान, वो आपका राइट साइड पे जो होता है वो ग्रेटर देन का होता है, और जो लेफ्ट साइड पे होता है वो लेस देन का होता है। तो इतना आप हिंट रख के भी इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ए लेस देन है बी से, तो अगर हम इसको उल्टा लें, मतलब इसको रेसिप्रोकल ले लें, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना, मतलब वैल्यू को उल्टा लेना। यहाँ पे एक नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जब मैं इसको उल्टाऊंगी तो 1 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे, ए जो है वो नीचे आ जाएगा उसके, तो ये 1/a बन जाएगा। तो जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये मेरे पास ग्रेटर देन हो गया। इसको हम लोग किसी एग्जांपल से करके देखते हैं ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से हमें समझ आ सके। ए को मैं ले लेती हूँ 1, 2 ले लेते हैं, क्योंकि 1/1 फिर वो सही नहीं लिखेगा। ठीक है, 2 ले लिया और यहाँ पे मैंने लेस देन लिखा, और यहाँ पे बी मैंने ले लिया 3 ले लेती हूँ, क्योंकि 2 जो है वो हमने लेस देन शो करना था, 2 लेस देन 3 ये लिख दिया। अब जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी, मतलब इसको उल्टा के लिखूँगी, तो मैं लिखूँगी 1/2 और यहाँ पे मैं लिखूँगी 1/3। अब ज़रा 1/2 को हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या बनता है हमारे पास। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.5। अब इधर भी देख लेते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करके भी 1 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आ जाएगा 0.33। तो अभी ये चीज़ बड़ी क्लियरली हमें सामने नज़र आ रही है
कि 0.5 जो है वो हमारे पास क्या बड़ा है और 0.3 जो है वो हमारे पास छोटा है। तो डैट मीन्स कि 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.3। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर वैल्यू सिंपल हमारे पास बेशक लेस फॉर्म में भी हो, लेकिन जब वो ओवर के नीचे जाती है और हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ऑपोजिट हो जाता है। छोटी वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो वो हमारे पास बड़ी टर्म आ जाएगी। और जब हम बड़ी टर्म को लेके नीचे उसका रेसिप्रोकल लेके डिवाइड करके देखेंगे तो वो हमारे पास छोटी टर्म आ जाएगी। तो 2 वैसे तो लेस देन है 3 से, लेकिन उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज हो रहे होते हैं, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड वाले पे आइए। उसमें कह रहे हैं कि आपके पास ए और बी हैं। ए जो है वो लेस है, छोटा है बी से, और अगर आप सी को ऐड कर लेंगे इसकी दोनों साइड पे, तब भी आपके पास जो है ये वाली दोनों टर्म्स आपस में लेस दैन के रिलेशन के साथ ही रहेंगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की थी, वहाँ पर उन्होंने आंसर दिया हुआ था और एडिशन क्या करना था वो नहीं बताया था, हमने खुद से एनालाइज किया था कि वहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, अगर ए को मैं ले लेती हूँ 1 फॉर एग्जाम्पल, और बी को मैं ले लेती हूँ 2 और सी को मैं ले लेती हूँ 3। तो पहले लिखती हूँ ए लेस देन बी, मतलब 1 जो है वो लेस देन है 2 से। अब सी मैंने 3 लिया है तो मैं दोनों साइड पे सी को ऐड करा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे ही किया। 1+3 करूँगी लेस देन 2+3 करूँगी, तो ये 4 है और ये 5 बनता है। अभी भी देख लें कि अगर मैंने सी दोनों साइड पे ऐड किया है तो अभी भी 4 जो है वो ये वाली साइड जो है वो लेस आई है दूसरी साइड से। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रॉपर्टी जिसमें हम एडिशन करके इसको प्रूव कर रहे हैं कि दोनों साइड पे ऐड करने से सेम टर्म, हमारे पास आंसर फिर भी उसी रिलेशन में रहते हैं, मतलब लेस है तो लेस रहता है, ग्रेटर हो तो ग्रेटर रहता है। तो एडिशन की वजह से ये चीज़ हमें समझ आ रही है, तो इसको भी हम लोग बोल देंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो उसमें लिखा हुआ है ए सी, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहीं से वैसे ये समझ आ जाती है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे से बता देती हूँ कि इनके साइंस किस तरह से लेस दैन के और ग्रेटर दैन के चेंज होते हैं। और ये दोनों लेस दैन है बी सी से, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सी आपका ग्रेटर दैन 0 है। सी अगर आपका ग्रेटर दैन 0 हो तो इसका ये मतलब है कि ए और बी आपस में स्टिल अभी क्या है, वो दोनों आपस में अभी भी लेस हैं। तो यहाँ पे सी का ग्रेटर देन 0 होने से मुराद ये है सिर्फ कि अगर आप नंबर लाइन भी देखें तो इस साइड पे बीच में हमारे पास 0 होता है, राइट साइड पे हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अप टू सो जो चलते जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे हमेशा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर वो सी को कह रहा है कि ये वाला नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो इससे ये मुराद है कि ये वाला जो नंबर है हमारे पास ये 0 से बड़ा है, मतलब 1 2 3 है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर इस साइड पे होता तो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर ये लेस देन 0 होता तो हमारे पास हमने ए और बी को कुछ भी लेट कर लें, फॉर एग्जांपल ए को मैं 2 लेट कर लेती हूँ और बी को मैं 3 लेट कर लेती हूँ, तो सी जो भी नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा। वो नंबर मैं फॉर एग्जांपल 4 ले लेती हूँ, ये भी 4 ले लिया मैंने सी और ये भी 4 ले लिया, तो 2 4 टाइम्स 8, तो ये लेस ही है 3 4 टाइम्स 12 से, ठीक है। तो इससे ये मुराद है। अब वो कह रहे हैं कि आपने अगर सी भी बड़ा हो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ए लेस देन बी आ सकता है। तो जी आ सकता है, क्योंकि ये सी और सी दोनों सेम है सेम साइड पे, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पीछे सिर्फ ए लेस देन बी बचेगा, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में सेम वही है कि अगर ए सी है आपका लेस देन है बी सी से, और सी अब यहाँ पे सी ग्रेटर देन था लेकिन यहाँ पे सी जो है वो लेस देन 0 है, तो आपका जो आंसर बनेगा, वहाँ पे तो सेम साइन था, लेस देन ही रहा था, लेकिन यहाँ पे साइन क्या हो गया, अब चेंज हो गया। तो इसको भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए में यहाँ पे ले लेती हूँ 2, बी में यहाँ पे ले लेती हूँ 3, और सी जो मैं अब यहाँ पे लूँगी वो लेस देन 0 है, तो इस वजह से मैं 0 से पीछे वाली टर्म्स लूँगी जो कि नेगेटिव होती हैं। तो चले मैं यहाँ पे -4 ले लेती हूँ सी को, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं लिखती हूँ ए की जगह इस वाली के अंदर मैं वैल्यूज पुट करूँगी। ए की जगह मैंने 2 लगा दिया और सी की जगह मैंने -4 लगा दिया, लेस देन। अभी लेस देन का साइन नहीं लगा लेते हैं, चलें आगे जाकर रेस कर लेंगे। बी की जगह मैंने 3 लगा लिया और सी की जगह मैंने अगेन -4 लगा लिया। तो 2 4 टाइम्स हो जाता है 8 -8, लेस देन 3 4 टाइम्स 12 -12, ठीक है। तो ये -8 है और ये -12 है, और हमें पता है कि 0 से जो नंबर माइनस में जितना दूर होता है वो उतना ही ज़्यादा
छोटा होता है और जो 0 से जितना करीब होता है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। तो -8 जो है वो ग्रेटर है -12 से। -8 स्मॉल नहीं है -12 से। अगर ये पॉजिटिव 8 होता तो फिर ये स्मॉल था 12 से, लेकिन ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो -8 इज़ ग्रेटर देन -12। तो अब ये जो इनइक्वालिटी का साइन था लेस देन वाला, ये चेंज होके ग्रेटर देन का लग जाएगा कि -8 जो है वो बड़ा हो गया -12 से। ऊपर उन्होंने हमें सेम ये बात की थी कि बेशक ये लेस देन होता है, लेकिन अगर सी हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तो हमारे पास जो आंसर बन जाता है वो फिर आंसर हमारा चेंज हो जाता है उसमें इनइक्वालिटी। यहाँ पे अब देखें -8 और -12 हो गया, तो ये अब ये यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया। ठीक है, इसको भी हम बोल देंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, जिन 3 प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको पहले बताया था, वो 3 प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एक एडिटिव प्रॉपर्टी और एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 2 से 3 केसेस में हमने देखी है। एडिटिव प्रॉपर्टी भी सिमिलरली हमने 2 केसेस में देखी है। अलग अलग केसेस थे, लेकिन थी वो एडिटिव प्रॉपर्टी ही। और इसके अलावा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का हमने एक पार्ट किया। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में वो आपसे ये कह रहे हैं कि आइदर यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, ए है और ये बी है। ठीक है, तो आपका ये जो ए और बी है, ये आपके पास 3 रिलेशंस में हो सकता है। मतलब कोई भी 2 वैल्यूज़ आपके पास 3 तरह के रिलेशन में हो सकती हैं। या वो वैल्यूज़ आपस में उनके दरमियान ग्रेटर देन का रिलेशन होगा कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या फिर वो पहला नंबर और दूसरा नंबर आपस में बराबर होंगे, आपस में इक्वल होंगे, या फिर वो पहला नंबर और दूसरा नंबर आपस में लेस देन का रिलेशन होगा उनके दरमियान कि पहला नंबर जो होगा वो दूसरे नंबर से छोटा होगा। इसके अलावा कोई चौथा रिलेशन उन 2 नंबर्स के दरमियान नहीं हो सकता इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि किसी भी 2 नंबर के दरमियान ये 3 रिलेशन हो सकते हैं, या लेस देन का, या ग्रेटर देन का, या इक्वल का। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। और ये आपने याद रखनी है, ये वाली प्रॉपर्टी आगे यूज़ भी होती है और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए ग्रेटर देन भी हो सकता है, ए लेस देन भी हो सकता है, या फिर ए इक्वल्स टू भी हो सकता है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।